हेलो गाइस, तो हम लोग पढ़ रहे हैं अपना क्लास 10th का चैप्टर 1 द राइज़ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जिसमें हम लोग अभी पढ़ रहे हैं द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का टॉपिक 2.2 व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। तो चलिए अपना टॉपिक 2.2 शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ बता देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, तो इसको दो पहलुओं में बांटा गया है। पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो पॉलिटिकल पहलू रहेगा, पॉलिटिकल एस्पेक्ट रहेगा, और दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट रहेगा। ठीक है, पहला जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है उसमें भी हम एक एग्जाम्पल से देखेंगे, इसको समझेंगे कि लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है, और जो दूसरा एस्पेक्ट है हमारा इकोनॉमिकली, उसमें भी हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि इस लिबरल नेशनलिज्म का क्या मतलब होता है। सबसे पहले तो लिबरल नेशनलिज्म जो है इसी को लिबरलिज्म कहा गया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगा जैसे जैसे अभी हम आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आइडियाज़ ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। क्या हुआ कि 19th सेंचुरी के दौरान यूरोप में जब नेशनलिज्म का जो टॉपिक इमर्ज हुआ था, जो आइडिया आया था नेशनल यूनिटी करने का, तो उस टाइम क्या किया गया कि नेशनल यूनिटी के आइडिया को, इसके मतलब नेशनल यूनिटी के नेशनलिज्म जो आया था उस टाइम, ये जो इशू आया था, इसको जोड़ दिया गया लिबरलिज्म के साथ। ठीक है, जो आइडिया ऑफ नेशन आया था कि हम लोग अब एक नेशन बनाएंगे, जो हमारा इतना सारा प्रिंसिपैलिटीज़ में बटा हुआ है, फ्रांस इतने सारे स्टेट्स में बटा हुआ है, तो अब हम उसको ख़त्म करके एक नेशन बनाएंगे उसको। ठीक है, सारे स्टेट को एक करके एक नेशन बनाएंगे, और वहाँ अरिस्टोक्रेसी हटाकर वहाँ हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट लाएंगे। ठीक है, तो वो जो नेशनल यूनिटी का आइडिया था उसको लिबरलिज्म से जोड़ दिया गया था। तो अब लिबरलिज्म क्या है वो देखिए। द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर मीनिंग फ्री। जो लिबरलिज्म वर्ड है वो लिबर वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है फ्री, यानी कि आज़ाद। ठीक है, For the new middle classes, liberalism stood for freedom for the individual and equality of all before the law। जैसा कि आप लोग को याद होगा कि 19th सेंचुरी के दौरान जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था तब मिडिल क्लासेस का इमर्जेंस हुआ था। ठीक है, तो इन जो मिडिल क्लासेस हैं इनका मानना था कि लिबरलिज्म का मतलब है हर एक की फ्रीडम, हर एक इंसान की फ्रीडम, और कानून के नज़र में हर एक को इक्वलिटी मिलना, यानी कि हर एक इंसान को, चाहे वो मेन हो वोमेन हो, हाई क्लास का हो लो क्लास का हो, सबको इक्वल स्टेटस देना समाज में। ठीक है, ये मानना था मिडिल क्लासेस लोगों का। पॉलिटिकली इट एम्फेसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। उस टाइम जो गवर्नमेंट चल रही थी, ठीक है, कहीं ना कहीं ये जो वर्ड है लिबरलिज्म, ये उस टाइम जो गवर्नमेंट चल रही थी उस पर जोर डाल रहा था कि ये जो अरिस्टोक्रेसी वाली गवर्नमेंट चल रही है ये लिबरलिज्म के अगेंस्ट है, यानी कि जब तक हम इसको ख़त्म नहीं करेंगे लिबरलिज्म हमारा सेटअप नहीं होगा, यानी कि लोगों को आज़ादी नहीं मिलेगी और इक्वलिटी इस्टेब्लिश नहीं होगी। सिंस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस, अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। क्या है कि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम से ही लिबरलिज्म का माना जाता था कि लिबरलिज्म तभी इस्टेब्लिश हो सकता है जब ऑटोक्रेसी का एंड हो, और जो क्लरिकल प्रिविलेजेस मिलता है, यानी कि जो ऑफिशियल्स लोग को प्रिविलेजेस फैसिलिटीज़ मिलती है गवर्नमेंट से, और जितने लोकल पीपल हैं उनसे वो लोग जो भी बेनिफिट लेते हैं, जब तक वो सब ख़त्म नहीं होगा लिबरलिज्म नहीं आएगा। और उन्होंने क्या ऐड किया कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होना चाहिए, जो कि लोगों को रिस्पॉन्सिबल हो, लोगों को जवाबदेह हो। ठीक है, वो अपने हर स्टेप को लोगों को बताए। ठीक है, तो ऐसा गवर्नमेंट होना चाहिए। 19th सेंचुरी लिबरल्स ऑल्सो स्ट्रेस्ड द इनवॉलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। और जो लिबरल्स थे, लिबरल्स मतलब वैसे लोग जो लिबरलिज्म चाहते हो, ऐसे वाइड माइंडेड के लोग जो लोगों के भलाई के बारे में सोचते हों, उनकी आज़ादी, उनके इक्वलिटी, उनके स्टेटस के बारे में सोचते हों। ठीक है,
तो वो लोग ये भी नहीं चाहते थे कि कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को किसी भी तरीके का हार्म पहुँचे, ठीक है। तो वो इस पर भी फोकस कर रहे थे कि किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को हार्म नहीं पहुँचे, यानी कि अब किसी का अपना घर है तो अब ऐसा नहीं कि हम लोग देश बचाने के चक्कर में किसी का घर तोड़ रहे हैं, नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं। येट इक्वलिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। हाँ, इक्वलिटी तो इस्टेब्लिश हो गई थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, लेकिन क्या था कि इक्वलिटी में सफरेज नहीं था, यानी कि हर लोगों को वोट करने का राइट नहीं था। You will recall that in revolutionary France, which marked the first political experiment in liberal democracy, the right to vote and to get elected was granted exclusively to property owning men। एक एग्जाम्पल लिया गया यहाँ पर फ्रांस का कि जब फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ तो क्या था कि वहाँ पर वोट करने का राइट और इलेक्ट होने का राइट सिर्फ उन लोगों को होता था जिनकी अपनी प्रॉपर्टी होती थी। Men without property and all women were excluded from political rights। जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी, चाहे वो मेन हो या वोमेन हो, वोमेन में तो सारी वोमेन को प्रॉपर्टी हो चाहे ना हो, और मेन में जिनकी पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी उनको पॉलिटिकल राइट से हटा दिया गया था, यानी कि वोट करने के राइट से और इलेक्ट होने के राइट से हटा दिया गया था। Only for a brief period under the Jacobins did all adult males enjoy suffrage। सिर्फ जब जैकोबिन्स क्लब बना था तभी सभी को लेकिन सभी में सिर्फ और सिर्फ मेल्स को, ठीक है, वोमेंस को नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेल्स को, मेंस को, ठीक है, उनको सफरेज मिला था, चाहे वो प्रॉपर्टी ऑनिंग हो या विदाउट प्रॉपर्टी हो, उनको सफरेज मिला था। सफरेज मीन्स राइट टू वोट। However, the Napoleonic Code went back to limited suffrage and reduced women to the status of a minor, subject to the authority of fathers and husbands। क्या किया गया कि जब नेपोलियनिक कोड आया तो उसने क्या किया, जो जैकोबिन्स क्लब ने सफरेज का दे दिया था प्रॉपर्टी ऑनिंग के साथ साथ नन प्रॉपर्टी वाले मेंस को भी, तो उसने उसको ख़त्म कर दिया, उसने लिमिट कर दिया वापस से उसने कर दिया कि जिनके पास प्रॉपर्टी है वही वोट करेंगे और इलेक्ट होंगे, और जो वुमेन है उनको ये बोल कर दबा दिया गया कि आप अपने फादर और अपने हस्बैंड को देखें, ठीक है, ये उनका काम है, ये आपका काम नहीं है। Throughout the 19th and early 20th centuries, women and non-propertied men organized opposition movements demanding equal political rights। तो जब नेपोलियनिक कोड आया और ये सब हुआ, सफरेज को लिमिटेड कर दिया गया, वुमेन के स्टेटस को दबा दिया गया उनके फादर्स और हस्बैंड के नाम पर, तब क्या किया उन्होंने कि एक अपोजिशन मूवमेंट शुरू किया जिसका डिमांड था इक्वल पॉलिटिकल राइट, ठीक है। तो इक्वल पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड की। उसके बाद अब इधर आ जाइए, क्या कह रहा है। पॉलिटिकल स्फेयर तो हम लोगों ने देख लिया पॉलिटिकल व्यू से, लिबरलिज्म का मतलब। अब इकोनॉमिकल व्यू से देखते हैं। इन द इकोनॉमिक स्फेयर्स लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड द एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। जैसा कि आपको याद होगा कि 1789 के टाइम पर फ्रांस और यूरोप के बाकी सब सिटीज़ स्टेट्स में बटे हुए थे। उस टाइम पर कोई भी नेशन स्टेट नहीं था, मतलब कि कोई भी नेशन उस टाइम पर नहीं बना था। उस टाइम सब छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज़ यानी कि रियासत में, छोटी छोटी सिटीज़ में और छोटी छोटी रीजन्स में, ठीक है, बटे हुए थे छोटे छोटे स्टेट्स में। तो उस टाइम क्या था कि मार्केट ओपन करने का फ्रीडम नहीं था, मतलब ऐसा नहीं कि हर आदमी मार्केट खोल लेगा, नहीं। और क्या होता था कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने पर रिस्ट्रिक्शंस यानी कि टैक्स लगते थे, ठीक है। तो इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज़म का जो आइडिया हुआ, तो बोला गया कि लिबरलिज़म तभी होगा जब हमें मार्केट ओपन करने का फ्रीडम मिलेगा, और जो ये हम पर टैक्स लगता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर जाने पर, गुड्स पर और हमारे पैसों पर, तो उसको जब हट जाएगा तभी लिबरलिज़म इस्टेब्लिश होगा। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज ए स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लासेस। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था तो उस टाइम जो मिडिल क्लास के लोग आए थे उनकी सबसे ज़्यादा डिमांड यही रही थी कि मार्केट्स में फ्रीडम मिले और स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस का अबॉलिशन हो। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द जर्मन स्पीकिंग रीजन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग जर्मन स्पीकिंग रीजन का। Napoleon's administrative measures had created out of
काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज़, अ कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट। नेपोलियन ने क्या किया था कि जितने भी छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटीज़ थीं, यानी कि रियासतें थीं, छोटी छोटी सिटीज़ थीं, उन सबको एक करके 39 स्टेट्स का एक कन्फेडरेशन बनाया, एक ग्रुप बनाया, ठीक है। ईच ऑफ दीज पोजेस्ड इट्स ऑन करेंसी, और हर एक स्टेट का अपना करेंसी था, अपना वेट्स और मेजर्स का सिस्टम था। A merchant traveling in 1833 from Hamburg to Nuremberg to sell his goods would have had to pass through 11 custom barriers and pay a custom duty of about 5% at each one of them। क्या है कि अगर कोई मर्चेंट, कोई कपड़े का व्यापार, ठीक है, अगर हैमबर्ग से न्यूरमबर्ग जाता था, ये 1833 की कहानी है, ठीक है, 1833 की, यानी कि 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ की, यानी कि 1800 से लेकर 1850 तक को हम लोग फर्स्ट हाफ कहते हैं 19th सेंचुरी का, ठीक है। और 1850 से लेकर 1900 तक 1850 से लेकर 1900 तक को हम लोग सेकेंड हाफ कहते हैं, सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, ठीक है। तो अगर कोई कपड़े का व्यापार 1833 में हैमबर्ग से न्यूरमबर्ग जाता था तो उसको 11 कस्टम बैरियर से गुजरना पड़ता था, यानी कि उसको 11 जगह टैक्स देना पड़ता था, और हर जगह उसको अपने जो भी वो गुड्स ले जाता था उसका 5% उसको देना पड़ता था। तो 11 जगह उसने 5% दिया, तो 11 × 5 यानी कि 55% अपने गुड्स का उसने सिर्फ बैरियर्स में ही ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो 45% से आप समझ ही सकते हैं कितना उसको बेनिफिट होता होगा। ड्यूटीज़ वर ऑफन लिव्ड अकॉर्डिंग टू द वेट और मेज़रमेंट ऑफ द गुड्स। वही जो मैंने आपको बताया कि अपने सामान का जो भी उनका सामान रहता था, जितना भी रहे, उनको 5% हर एक बैरियर पर देना पड़ता था। As each region had its own system of weights and measures, this involved time consuming calculation। क्या है कि अब जैसे आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि नेपोलियन ने 39 स्टेट्स बना दिए थे, छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटीज़ को मिलाकर। तो 39 स्टेट्स जब बना दिए और हर का अलग अलग करेंसी, अलग अलग मेज़र का सिस्टम, अलग अलग वेट का सिस्टम था, तो जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता था कोई भी मर्चेंट या कोई भी इंसान अपने गुड्स को लेकर, तो हर जगह जो 5% देने का रूल रेगुलेशन था, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता था। अब उसको करेंसी भी एक्सचेंज करानी है, मेज़रमेंट कराना है, अपने सामान को फिर से तौलवाना है, एक जगह तौलवा कर निकला था तो फिर अब दूसरी जगह तौलवाना है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी टाइम लगता था। द मीज़र ऑफ क्लॉथ, अब एक एग्जांपल देखिए, ठीक है। जो मेज़रमेंट किया जाता था कपड़े का, हमारे यहाँ तो मीटर में किया जाता है, वहाँ एली में किया जाता था, ठीक है। और हर एक रीजन में एली का जो वैल्यू होता था वो बदल जाता था। एन एली ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल बाउट इन फ्रैंकफर्ट वुड गेट यू 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ। अगर फ्रैंकफर्ट की बात करें तो एक एली में 54.7 सेंटीमीटर आता है कपड़े का। मेंस की बात करें तो 55.1 सेंटीमीटर, न्यूरमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर और फ्रीबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर। तो देखिए सबसे कम एक एली का वैल्यू फ्रीबर्ग में हो गया यहाँ, और सबसे ज़्यादा न्यूरमबर्ग में, ठीक है। और यही जो वैल्यू है, इसी के हिसाब पर, इसी के बेसिस पर 5% टैक्स पे करना पड़ता था हर बैरियर पर मर्चेंट्स को और लोगों को, जो भी अपना गुड्स वगैरह इंपोर्ट करने एक्सपोर्ट करने जाते थे, ठीक है। Such conditions were viewed as obstacle to economic exchange and growth by the new commercial classes, who argued for the creation of a unified economic territory allowing the unhindered movement of goods, people and capital। तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम जो न्यू कॉमर्शियल क्लासेस का इमरजेंस हो रहा था, जो न्यू कॉमर्शियल क्लासेस आई थी, उन लोगों को लगता था कि ये जो सिस्टम है अलग अलग वेट और मेज़रमेंट का, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्सचेंज में बाधा बन रही हैं, इकोनॉमिक एक्सचेंज और ग्रोथ में बाधा बन रही है, ठीक है। अगर ये सब रहेगा तो हमारा इकोनॉमी कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, हमारे देश कभी भी डेवलप नहीं करेगा, ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी बनानी चाहिए, यानी कि एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग जो गुड्स का, पीपल का और कैपिटल का मूवमेंट होता है वो अनहिंडर्ड हो, यानी कि उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो। लोग आते जाते हैं तो उनको अपना कस्टम देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है।
वो कहीं से पैसा अपना ला रहे हैं, ही कर रहे हैं, तो उस पर भी उनको देना पड़ता है। गुड्स ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, उस पर भी देना पड़ता है। तो इन सब को जो अलग अलग जगह अलग अलग उनको हर जगह 5% देना पड़ रहा था, उन सब को हटाकर एक टैक्स लगा है, ठीक है, GST की तरह। तो इन 1834 अ कस्टम्स यूनियन और ज़ोल्वेरिन वाज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया एंड ज्वाइंड बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट। तो प्रूशिया ने क्या किया, एक पहल शुरू की, ठीक है, प्रूशिया ने एक पहल शुरू की 1834 में। अभी मैंने आपको स्टोरी बताया था, जो एग्जाम्पल था हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग का, 1833 का था, ठीक है। तो 1833 में वो हुआ, वो था सिस्टम। और 1834 जस्ट एक साल बाद प्रूशिया ने एक इनिशिएटिव शुरू किया, एक पहल शुरू की, जिसके अकॉर्डिंग एक ज़ोल्वेरिन बना। ज़ोल्वेरिन एक यानी कि कस्टम्स का यूनियन बना, एक ग्रुप बना, एक ऑर्गेनाइजेशन बना। प्रूशिया ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जो कि क्या करता था, जितना भी रिस्ट्रिक्शंस लग रहा था अलग अलग जगह पर, उसको हटाकर एक रिस्ट्रिक्शन, एक टैक्स लगाने का अपने ऊपर जिम्मेदारी लिया। उसको ज़ोल्वेरिन बोलते हैं। ज़ोल्वेरिन एक यूनियन हो गया, एक संघ हो गया कस्टम्स का, ठीक है, जो कि प्रूशिया ने शुरू किया और उसके बाद जर्मनी के काफ़ी स्टेट्स ने उसको ज्वाइन किया। द यूनियन अबॉलिश टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2। क्या हुआ कि जो भी टैरिफ बैरियर्स लगते थे, यानी कि जो भी टैक्स लगते थे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने में, उनको ख़त्म किया। और जो करेंसीज़ एक्सचेंज होती थी, तो करेंसीज़ क्या होता था, कहीं ज़्यादा कहीं कम हो रही थी करेंसीज़ एक्सचेंज। जैसे अभी क्या है, हमारे देश में $1 की वैल्यू 78 रुपीज़ है, दूसरे देश में जाएंगे तो उसी डॉलर की वैल्यू कुछ और रहेगी, ठीक है। तो वहाँ क्या था, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने में लगभग 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा हो जाती थी, बढ़ जाती थी, ठीक है, बढ़ा दी जाती थी। तो उसको घटाकर 2 रुपये कर दिया गया। द क्रिएशन ऑफ ए नेटवर्क ऑफ रेलवेज फर्दर एस्टिमुलेटेड मोबिलिटी, हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन। जब रेलवे का स्टार्ट हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि जब रेलवे का नेटवर्क फैलना शुरू हुआ, तो ये जो मोबिलिटी होती थी लोगों की, गुड्स की, इन सब को काफ़ी इसने फास्ट कर दिया। जब ये इसने इसको फास्ट कर दिया, तो जो भी बीच में पैसा लगता था ट्रैवलिंग करने में, अब कोई पैदल आदमी जा रहा है, कोई गाड़ी से जा रहा है, पैदल जा रहा है, तो उसको रास्ते में काफ़ी कुछ फेस करना पड़ेगा, तो उसमें उसको पैसा खर्च करने पड़ेंगे। अब कोई गाड़ी से जा रहा है तो नॉर्मल एक जगह बैठा, दूसरी जगह उतर गया, उसको ज़्यादा फेस नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो रेलवे जब आया तो उतना पैसा खर्च नहीं करना पड़ता था लोगों को अपने गुड्स को, पीपल कैपिटल को एक्सपोर्ट कराने में, इंपोर्ट कराने में, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ कि नेशनल यूनिफिकेशन को ये हार्डनेस किया, यानी कि और बेस्ट कर दिया नेशनल यूनिफिकेशन प्रोसेस को। A wave of economic nationalism strengthened the wider nationalist sentiments growing at that time। तो उस टाइम के जितने भी लोग थे, उनके मन में ये जो इकोनॉमिक में ये इतना सारा चेंजेस आया लिबरलिज़म के वजह से, ठीक है, लिबरल नेशनलिज़म के वजह से, तो उन लोगों ने इसको काफ़ी पसंद किया और उस टाइम काफ़ी लोगों ने इसको और आगे बढ़ाने का सोचा, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने देख लिया कि क्या मतलब होता है लिबरल नेशनलिज़म का, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज़म स्टैंड फॉर। तो 2 में बटा हुआ है, एक पॉलिटिकल में, एक इकोनॉमिकल में। पॉलिटिकल में हमने देखा कि लोगों का, हर एक को, इंडिविजुअल को फ्रीडम होना और इक्वलिटी होना, ठीक है, सफ़रेज सबको मिलना, सफ़रेज सब के लिए अवेलेबल होना, मेन वोमेन, प्रॉपर्टी ऑनिंग, नॉन प्रॉपर्टी ऑनिंग, सब के लिए सफ़रेज होना, इक्वलिटी सब के लिए होना, फ्रीडम लोगों का होना, ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट में लिबरल नेशनलिज़म का मतलब था। और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में मार्केट्स का फ्रीडम होना और टैरिफ बैरियर्स जो स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस थे उनका अबॉलिश करना कहा गया लिबरलिज़म को, यानी कि लिबरल नेशनलिज़म को। तो होप आपको समझ में आया हो ये टॉपिक 2.2। नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय।